ममता अपनी देवरानी सावित्री, बेटा हितेन और बहू दीक्षा के साथ रहती है। सावित्री दीक्षा की चाची सास होती है, पर वो उसे अपनी छोटी माँ समान मानती है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हितेन को सावित्री ने ही संभाला होता है और उन दोनों का एक दूसरे से बहुत लगाव होता है। एक दिन की बात है। दीक्षा बहू, मैंने उस कढ़ाई में मेहंदी भिगोई है, जरा मेरे बालों पर लगा दोगी क्या? वो मुझे आज शाम को मोहना की बेटी की सगाई में जाना है, इसीलिए। ठीक है छोटी माँ, मैं लगा देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। धन्यवाद बहू। फिर दीक्षा सावित्री की बालों में मेहंदी लगाने जा ही रही होती है कि तभी वहां पर ममता आ जाती है और वो दीक्षा को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ दीक्षा बहू। अरे बड़ी माँ, क्या हुआ? बहू, मुझे बाहर जाना है बाजार में, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, वो भी अभी के अभी। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन बड़ी माँ, मैं तो अभी छोटी माँ के बालों में मेहंदी लगाने वाली थी, हम तो बाजार में उसके बाद भी जा सकते हैं ना। क्या बात है जीजी, अभी 5 मिनट पहले तो आप झपकी लेने वाली थी ना, और अभी अचानक से प्लान कैसे बदल गया आपका? या फिर दीक्षा मेरा काम कर रही है, ये आपसे देखा नहीं जा रहा? अपनी ये बकवास बंद करे सावित्री। मैंने कब कहा कि मैं सोने जा रही हूँ? अरे तुम्ही ने चाल चली है, क्योंकि तुम अच्छे से जानती थी कि मैं बहू को लेकर बाहर जाने वाली हूँ, इसीलिए तुमने इसे झट से अपना काम पकड़ा दिया। हे भगवान, इतना भी झूठ मत बोलिए जीजी, वरना सच में आपको काला कौवा काट जाएगा। अरे बड़ी माँ, आप इतना बहस क्यों कर रही हो? मैं बस 15 मिनट में ये काम निपटा कर आती हूँ, फिर हम बाजार चलेंगे। हाँ, मैं अच्छे से समझती हूँ, तुझे तो बस हर वक्त अपनी छोटी माँ ही दिखाई देती है। अगर अपनी सगी सास की सेवा करेगी तभी तुझे मेवा मिलेगा। अरे तूने तो इस चाची को अपनी छोटी माँ बना के रखा है। अरे इस चुड़ैल की सेवा करना जानलेवा हो सकता है। मैं कह दे रही हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये सब इसकी ही चालें है। जीजी, जरा ठीक से आईने में आप देख कर आइए कि आखिर कौन क्या है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा नाम लेकर आप खुद का ही परिचय दे रही हो। ए सावित्री, तेरी तो ओफो बड़ी माँ और छोटी माँ, आप दोनों भी ना, सच में बस बहुत हुआ। मुझे अब और कोई बहस नहीं चाहिए, आप दोनों भी शांत रहिए। फिर दीक्षा पहले सावित्री के बालों में मेहंदी लगा देती है और फिर ममता के साथ बाहर जाती है। फिर एक दिन जब सावित्री की तबीयत खराब हो जाती है, तभी दीक्षा उसके लिए काढ़ा बनाती है। उतने में वहां पर ममता आकर खुन्नस में कहती है, ये सब क्या है बहू? जल्दी से मेरे लिए अदरक वाली चाय और पनीर के पकोड़े बना दे, फटाफट से बना। बड़ी माँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं छोटी माँ के लिए काढ़ा बनाकर ले जा रही हूँ। उनकी तबीयत खराब हो चुकी है और ऐसे में मेरा उनके पास बैठना और उनकी देखभाल करना फर्ज है। अरे अगर वो तेरी छोटी माँ है तो मैं क्या तेरी पड़ोसन हूँ क्या? अरे अगर तुझे वहां पर फर्ज निभाना है तो यहाँ पर भी फर्ज निभाना होगा, और ये मेरा हुक्म है कि तू मुझे अभी के अभी पकोड़े और चाय बना कर दे और इस काढ़े को डस्टबिन में फेंक दे। बड़ी माँ, आप इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? आपको थोड़ा तो समझना चाहिए ना। अरे बीमारी के समय में दुश्मन के बारे में सोचकर भी दया आ जाती है, तो फिर आप छोटी माँ से इतनी नफरत कैसे कर सकती हो? मैं कुछ नहीं सुनने वाली, मुझे छोटी माँ की देखरेख करनी है। अभी पहले मैं उन्हें यह काढ़ा पिलाऊंगी और उसके बाद ही आपका काम करूंगी। अब हटिए यहाँ से और जाने दीजिए मुझे। लेकिन बहू, दीक्षा वहां से चली जाती है
और ममता का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी और इसकी छोटी माँ की तो ऐसी की तैसी। अरे आग लगे दोनों को। इस सावित्री ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। पहले तो मेरे बेटे को अपने करीब कर लिया और अब मेरी बहू को अपना बनाना चाहती है। मैं तो इस सावित्री को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। फिर एक दिन घर के सभी लोग गांव में कुलदेवी के दर्शन करने जा रहे होते हैं। तभी ममता सावित्री को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अरे ओ सावित्री मैडम, ये अपना बोरिया बिस्तर लेकर तुम कहाँ पर चली? हम तीनों गांव जा रहे हैं, तो तुम्हारा वहां पर क्या काम है? तुम्हारा क्या काम मतलब? जीजी, मैं भी तो अपने बहू और बेटे के साथ कुलदेवी के दर्शन लूंगी ना। हम हर साल जाते हैं, तो इस साल भी जाना है मुझे। अरे क्या मेरा बेटा और बहू लगा कर रखा है? ये दोनों मेरे बेटे बहू है, तुम्हारे नहीं। और कुलदेवी के दर्शन के लिए तो सिर्फ मेरा परिवार जाएगा। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? छोटी माँ ने तो मुझे बचपन से ही कितना संभाला है। आपसे भी ज्यादा लाड़ प्यार दिया है मुझे इन्होंने। आपको तो इनसे अच्छी तरह से पेश आना चाहिए, लेकिन आप तो हर वक्त बस इनसे लड़ती और झगड़ती ही रहती हो। और किसने कहा कि छोटी माँ हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? ये मेरी चाची नहीं है, बल्कि मेरी छोटी माँ है। और अगर यही नहीं आएगी तो हमारी यात्रा संपन्न कैसे होगी? इसने तो तुम दोनों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर रखा है। अरे जाओ जाओ, इसी को लेकर जाओ। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आ रही। अरे माँ, अब ये क्या बात हुई? जी, ये सब आप क्यों कर रही हो? कम से कम भगवान के दर्शन के लिए जाते वक्त तो शांत रहिए। प्लीज कलेश मत कीजिए। अच्छा ठीक है, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। अब तो चले जाइए उनके साथ। प्लीज जीजी, मेरी बात सुनिए। लेकिन ममता किसी की बात नहीं सुनती और गुस्सा होकर वो अपने कमरे में चली जाती है। हितेन, छोटी माँ, हमने मुंह से निकाला है तो हमें कुलदेवी के दर्शन तो करने ही होंगे। बड़ी माँ का तो ये तमाशा 12 महीने चलता रहेगा और इनके होते हुए हम लोग कुलदेवी के दर्शन कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम तीनों ही चलते हैं दर्शन के लिए। नहीं दीक्षा बहू, जीजी को फिर से गुस्सा आ जाएगा। एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ, मैं यही रुक जाती हूँ। जीजी भी तो घर पर अकेली है ना। अरे छोटी माँ, आप माँ की फिक्र मत करो, आप चलिए हमारे साथ। मैं माँ को मना लूंगा। लेकिन बच्चों, हमने कहा ना छोटी माँ। चलिए, बड़ी माँ तो ऐसी ही है, लेकिन आप तो समझदार हो ना। एक बार अगर हम भगवान के दर्शन करने का तय करते हैं तो फिर से उल्टे पांव नहीं जाना चाहिए। दर्शन को अधूरा मत छोड़िए छोटी माँ, और चलिए हमारे साथ। फिर सावित्री हितेन और दीक्षा की बात मानकर उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन हितेन और दीक्षा दोनों बाजार से शॉपिंग करके आते हैं। ये लीजिए छोटी माँ, ये मैंने आपके लिए बासुंदी लाई है। आपको बहुत पसंद है ना? अरे वाह दीक्षा बहू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। और माँ, हमने आपके लिए काजू कतली और इमरती लाई है, और आप दोनों के लिए साड़ियाँ भी लाई है। रख दो इसे यहीं पर, मैं बाद में देख लूंगी। शुक्रिया बेटा। अच्छा जीजी, ये गुलाबी रंग आप पर खूब जचता है और आपको गुलाबी रंग बहुत अच्छा भी लगता है ना। तो ये लीजिए, रख लीजिए इसे, और ये आधी बासुंदी भी रख लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ जेठ जी आपके लिए बासुंदी लाया करते थे। आपको तो ये मुझसे भी ज्यादा पसंद है। इतना कहकर सावित्री वहां से चली जाती है। देखा माँ, छोटी माँ कितनी अच्छी है। आप तो खामोखाई उनसे नफरत करती हो। वो आपके बारे में कितना अच्छा सोचती है, लेकिन आप तो उनसे हमेशा नफरत ही करती हो। हाँ बड़ी माँ,
छोटी माँ बहुत दिलदार है। उनके मन में सबके लिए केवल प्यार है और कोई मेल नहीं है। अरे एक मिठाई और साड़ी क्या दे दी उसने मुझे। तुम दोनों ने तो उसके तारीफों के पुल ही बांधना शुरू कर दिया मेरे सामने। अरे तुम दोनों उसे नहीं जानते कि वो सावित्री किस खेत की मूली है। एक नंबर की डायन है, डायन। वो दिखती कुछ और है लेकिन है कुछ और। वो दिखाती कुछ और है और सबके लिए महसूस कुछ और करती है। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ कपट भरा है और कुछ नहीं है। और बस तुम लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए वो ये सब नाटक करती रहती है। ओफो बड़ी माँ, आप कभी नहीं सुधरने वाली। फिर एक दिन शाम के समय, अरे दीक्षा बहू, आज खाने में क्या सब्जी बना रही है? आज मैं भिंडी मसाला बना रही हूँ और साथ ही साबुत मूंग की दाल। चलेगा ना आपको? हाँ ठीक है, चलेगा, लेकिन अच्छे से बनाना। खाकर अच्छी नींद आनी चाहिए। हाँ बड़ी माँ और छोटी माँ, थैंक यू मुझे भिंडी और साबुत मूंग की दाल बनाने का आइडिया देने के लिए। वरना हर शाम मेरा दिमाग ही बंद पड़ जाता है कि आज कौन सी सब्जी बनाऊं। कोई बात नहीं बहू, मैं समझ सकती हूँ। क्या? इसका मतलब ये सुझाव इसका है? नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो आज घर में भिंडी मसाला और साबुत मूंग की दाल नहीं बनेगी। नहीं मतलब नहीं। क्या? जी जी, अब ये क्या नया नाटक है आपका? अरे आपको मुझसे क्या तकलीफ है? बड़ी माँ, छोटी माँ ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों हर बार उनसे पंगा लेती रहती हो और क्यों हर शाम आपको कलेश करना होता है? उतने में वहां पर हितेन भी आ जाता है। अरे काय का कलेश? मैं कोई कलेश वलेश नहीं करती, लेकिन यही है कलेश की वजह। अरे पहले इसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और अब बहू को भी छीन रही है। जी जी, ये जो कुछ भी आप सोच रही हो ये सब आपकी गलतफहमी है। मैंने ना तो कभी हितेन को छीनने की कोशिश की और ना ही कभी दीक्षा बहू को। बचपन से लेकर आज तक हितेन को मैंने ही संभाला है। आप तो हमेशा अपने में ही रहती थी और आप उस पर कोई ध्यान भी नहीं देती थी और इसी के कारण उसका मेरे प्रति ज्यादा लगाव है। हाँ बड़ी माँ, छोटी माँ बिल्कुल सही कह रही है। ये तो बस आपको लग रहा है कि छोटी माँ हम दोनों को आपसे दूर कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आप ही अपनी इन बुरी हरकतों से हमसे दूर होती जा रही हो। हम सब एक साथ प्यार से क्यों नहीं रह सकते माँ? आखिर क्यों आपको छोटी माँ से इतनी परेशानी है? अगर आप उनके साथ अच्छे से रहोगी तो हम भी आप दोनों के साथ खुश रह सकेंगे। दीक्षा और हितेन की बातें सुनकर ममता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हाँ बेटा, तुम दोनों सही कह रहे हो। ये सारा मेरे ही मन का दोष है। जीवन के ये बचे कुचे दिनों को खुशी से जीने के बजाय मैं उन्हें यूं झगड़े में बर्बाद कर रही हूँ। और सावित्री, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। लेकिन आज मेरे बेटे बहू ने, नहीं, बल्कि हमारे बेटे बहू ने मेरी आंखें खोल दी है। तुम्हारा भी इन दोनों पर उतना ही हक है जितना कि मेरा है। मुझे सच में माफ कर दो। ममता उन तीनों से माफी मांगती है और उसके बाद वो सबके साथ मिलजुल कर बड़े ही प्यार से रहने लगती है। वंदना अपनी सास शोभा, ससुर किशोर और पति सूरज के साथ रहती है। उनके घर पर एक नौकरानी भी किराए पर रहती है जिसका नाम पायल होता है। उसे काम करने की कोई भी तनख्वाह नहीं मिलती, बल्कि वो काम करके वहीं पर रहा करती है और वहीं पर खाती पीती भी है और साथ ही वो दूसरे घर के भी काम किया करती है। एक रोज, और ये क्या, ये पायल भी ना, सच में
पापा जी के लिए तो इसने बेसन के चीले बनाए ही नहीं और माँ जी के लिए मसाला दूध भी नहीं बनाया इसने। उन्हें दवाइयों के साथ मसाला दूध लगता है और ये बात उसे अच्छे से पता है। हे भगवान! अरे वंदना बहू, ये पायल ने तो सारे कपड़े धोकर रख दिए हैं, लेकिन इन्हें सुखाया ही नहीं। कितनी बड़ी बेवकूफ है वो। अरे उसे तो बस दूसरे कामों पर भागने की जल्दी रहती है, इसलिए यहाँ के कामों को आधा अधूरा छोड़कर वो ऐसे ही चली जाती है। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही कह रही है। फिर बाद में जब पायल घर पर आती है तभी, क्यों रे पायल, तुझे अगर दूसरे कामों पर जाना है तो यहाँ के कामों को निपटा कर जाना। यहाँ के काम आधे अधूरे छोड़कर क्यों भागती है तू? हाँ पायल, तुम्हें तो अच्छी तरह से पता है कि माँ जी को दवाइयों के साथ मसाला दूध पीने की आदत है और उसके बावजूद भी तुमने उनके लिए दूध नहीं बनाया। और कपड़े, उन्हें तो तुमने धो दिए लेकिन सुखाया ही नहीं। रात में सुखाने का इरादा है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं छोटी मालकिन, वो दरअसल वो ना मैं। हाँ, अब तो तू बस वो ही करती बे। शायद तेरे मुंह में दही जम गया है, क्योंकि अब तो तेरे पास देने के लिए कोई बहाना ही नहीं बचा है। हर रोज का है तेरा नाटक। बस कामों को आधा अधूरा छोड़कर चली जाती है मुंह उठाकर। माफ कर दीजिए बड़ी मालकिन, मैं कल से ऐसा नहीं करेगी। दोनों कामों पर जाने से पहले ही यहाँ के सारे काम निपटाऊंगी और उसके बाद ही मैं दोनों कामों पर जाएगी। गुलाबी वाला प्रामिज। क्या कहा तुमने? ओफो, अरे माँ जी, ये पिंकी प्रॉमिस बोल रही है। अच्छा ठीक है, वो तो कल ही पता चलेगा कि तू अपने शब्दों पर कितनी खरी उतरती है। और हाँ पायल, कल दोपहर को घर पर ताई जी और ताऊ जी आ रहे हैं। 2 दिन वो यहीं पर रहेंगे, इसीलिए कल सुबह तक गेस्ट रूम की सफाई हो जानी चाहिए। ठीक है छोटी मालकिन, हो जाएगी, आप एकदम चिंतित रहिए। क्या? मेरा मतलब निश्चिंत रहिए। लेकिन पायल अपने वादे को पूरा नहीं कर पाती और अगले दिन वो दूसरे काम पर चली जाती है और वो गेस्ट रूम की सफाई करना भी भूल जाती है और साथ ही वॉश बेसिन का नल भी खुला ही छोड़ देती है। हे भगवान, इस पायल की तो ऐसी की तैसी। दूसरों के काम पर भागने की उसे कितनी जल्दबाजी होती है। उस चक्कर में तो ये पागल नल ही खुला छोड़कर भाग गई। माँ जी, ये पायल ने तो गेस्ट रूम की भी सफाई नहीं की। अब 2 घंटे में ताऊ जी और ताई जी भी आ जाएंगे। इस कामचोर पायल की तो आज खैर नहीं। आने दो इसे, अच्छे से क्लास लेती हूँ मैं इसकी। फिर शोभा और वंदना को ही गेस्ट रूम की सफाई करनी पड़ती है। फिर थोड़ी देर बाद में पायल अपने दूसरे काम करके वापस घर आ जाती है। माफ करना बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, वो मैं गेस्ट रूम की सफाई करना भूल ही गई। वो वहां दूसरे काम पर भी आज मेहमान आने वाले थे ना, और कुछ ज्यादा ही बर्तन पड़ गए थे, तो वहां पर काम करने में आज थोड़ा टाइम लग गया। अरे नालायक लड़की, तूने तो नल भी खुला छोड़ दिया था। अरे ऐसी कौन सी जल्दी थी तुझे? देखो पायल, अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो यहाँ के कामों को पूरा करके ही दूसरे काम पर जाना होगा, वरना तुम यहाँ पर एक किराएदार बन के मत रहो। तुम अपना रहने का बंदोबस्त कहीं और कर लो और यहाँ पर सिर्फ काम करने आया करो। हाँ पायल, वंदना बिल्कुल सही कह रही है। अगर तू यहाँ पर नहीं रहेगी तो फिर तो हम तुझे महीने भर की तनख्वाह भी दिया करेंगे। अरे नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए। मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैं ये घर छोड़कर कहाँ पर रहूंगी? प्लीज मुझे यहीं पर रहने दीजिए। देख पायल, अगर तुझे यहाँ पर रहना है तो यहाँ के सारे काम ठीक से करने होंगे, वरना तू दूसरे काम को छोड़ दे। कल से कामों में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गई तुम? पायल अब फंस जाती है
और उससे दोनों जगह के काम हैंडल ना होने के कारण वो काम उसे छोड़ने पड़ते हैं और अब उसे वंदना और शोभा के घर पर ही एक किराएदार नौकरानी बनकर रहना पड़ता है। फिर एक दिन इस घर में काम करते हुए मैं तो एक छत के नीचे रह पा रही हूँ, अच्छे से खा पी भी रही हूँ, लेकिन पैसों का क्या? मेरे पास तो कोई पैसे नहीं बच रहे। इस घर में मैं जो भी काम कर रही हूँ उसके बदले ये लोग मुझे तनख्वाह की जगह रहने की जगह और खाना पीना दे रहे हैं। नहीं, लेकिन ऐसे कितने दिनों तक चलेगा? मुझे आगे का भी सोचना होगा और पैसे भी इकट्ठा करने होंगे, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पायल अब तिगड़म लगाने लगती है और वो अब घर की घर में ही चालाकी से पैसों को ऐंठने लगती है। फिर एक दिन जब शोभा पायल को किराने की दुकान से सामान और बाजार से सब्जी लाने भेजती है, तभी किराने का सामान तो ले लिया, अब मैं इन बचे हुए सब्जी के खर्च वाले पैसों को अपने पास ही रख लेती हूँ और घर जाकर सबसे झूठ बोलूंगी कि पैसे कहीं नाले में ही गिर गए। फिर पायल घर जाकर उन दोनों को झूठ बोलती है। क्या कहा? नाले में गिर गए? अरे तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी थी क्या? ठीक से पकड़ नहीं पाई क्या पैसों को? अरे ध्यान कहाँ पर रहता है तेरा? ऐसे कैसे नाली में पैसे गिर गए? सारी बड़ी मालकिन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो एकदम तेज हवा का झोंका आया और मेरे हाथ से पैसे उड़कर नाली में चले गए। वंदना और शोभा दोनों पायल को खूब सुनाती है। अब पायल इसी तरह घर में से कोई ना कोई चीज बाहर जाकर बेचती या फिर अपने पास छुपा कर रखती। फिर एक दिन जब घर पर कोई नहीं होता, तभी वो सारी रद्दी इकट्ठा करती है और उसे बाहर कबाड़ी वाले को बेच आती है। फिर बाद में, अरे शोभा, मेरे जरूरी कागजात थे, वो आखिर कहाँ रख दिए तुमने? माँ, वंदना, मेरी भी पुरानी कलेक्ट की हुई सारी मैगजीन अचानक से गायब हो चुकी है। अजीब बात है, आप दोनों की ये चीजें गायब हुई है और मेरी तो पुरानी बनारसी साड़ी गायब हुई है। लेकिन मेरा तो पैसों का गुल्लक चोरी हो गया है माँ जी। मैं तो उसमें 1 साल से पैसे जमा कर रही थी। हे भगवान, अचानक से ये सब कैसे हो गया मालकिन? लगता है आप सब अपनी सारी चीजें कहीं रखकर भूल गए हो। हाँ पायल, शायद तुम सही कह रहे हो, क्योंकि पिछले 15 से 20 दिनों से गुल्लक कहाँ पर है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने उसमें कुछ पैसे भी नहीं डाले। और तुम्हारी मैगजीन और आपके कागजात, वो तो कहीं भी मिसप्लेस होते रहते हैं। और माँ जी, शायद आप साड़ी भी कहीं पर रखकर भूल गई होगी या फिर आपने किसी को दिया होगा। और वैसे भी आप तो बुआ और उन लोगों को कितनी सारी साड़ियां देती रहती हो, आपको तो कुछ याद भी नहीं रहता। सभी लोग सोच विचार करने लगते हैं। रोज सुबह पायल ही दूध वाले से दूध लेती है और हर महीने उसे पैसे भी पायल ही देती है, क्योंकि घर में इतनी सुबह कोई उठता ही नहीं है। फिर एक दिन, ये ले पायल, दूध वाले को उसके पैसे दे देना कल। अरे लेकिन बड़ी मालकिन, ये पैसे तो कम है। अरे ऐसे कैसे कम है? मैंने तो एकदम बराबर गिन के दिए हैं। नहीं बड़ी मालकिन, दूध वाले ने अब 400 रुपए बढ़ा दिए हैं, इसीलिए आप मुझे 400 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए। क्या? 400 रुपए बढ़ा दिए? लेकिन ये कब हुआ? अब सुबह तो आप लोग उठते नहीं हो, तो दूध वाला तो मुझे ही सारी ऊपर की तारीख देगा ना। मतलब? अरे छोटी मालकिन, ऊपर की तारीख मतलब अपर डेट, यानी अपडेट। ओफो पायल, तुम तो सच में बोर करती हो यार, बेवकूफ कहीं की। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी कई सालों से वो हमारे यहाँ पर दूध देता है। 400 रुपए तो 400 रुपए, ये ले, दे देना उसे याद से। हाँ बड़ी मालकिन, एकदम याद से दे दूंगी मैं, आप बेफिक्र रहिए।
लेकिन शोभा और वंदना को ये बात पता ही नहीं होती कि पायल ने उनसे झूठ कहा है। ये हुई ना बात पायलिया, इन सबको मैं इतना चूना लगा रही हूँ और ये सब मेरे झांसे में फंस भी रहे हैं। चलो अच्छा है, ऐसे ही मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़ती रहूंगी, कभी चोरी से तो कभी चालाकी से। फिर एक दिन जब वंदना और शोभा दोनों मार्केट में कुछ खरीदारी करने जाती है, तभी उन्हें वहां पर दूध वाला मिलता है। और कैसी हो मौसी जी? और वंदना भाभी, आप कैसी हो? सब बढ़िया है भैया। क्यों रे चैप्टर, तूने तो दूध का दाम बढ़ा दिया और अब हमसे 400 रुपए ज्यादा ले रहा है तू। क्या? ये आप क्या कह रही हो मौसी जी? आपको किसने कहा ये सब? अरे हमारी काम वाली बाई पायल ने कहा हमसे कि तूने 400 रुपए बढ़ाए हैं। अरे ना मौसी जी ना, पायल झूठ कह रही है, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। सच्चाई जानने के बाद शोभा और वंदना हैरान रह जाती है। फिर वो दोनों घर पर आती है। तभी पायल को शोभा के कमरे में से संदूक में रखा हुआ सामान चुराते हुए देख लेते हैं और तभी शोभा उसे पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। छोरनी कही कि हमें पता नहीं था कि पैसों के लालच में तू इतना गिर जाएगी कि चोरी चकारी करने लगेगी। हाँ पायल, बताओ क्यों किया तुमने ये सब? बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ रहकर मुझे तो कोई भी पैसे नहीं मिल रहे थे, बस रहने को छत और खाने को मिल रहा था, इसीलिए मैंने चोरियां करना शुरू कर दिया और पैसों का जुगाड़ करने लगी। लेकिन पायल, अगर तुझे पैसों की इतनी जरूरत थी तो हमसे मांग लेती ना। हम क्या इतने बुरे और निर्दयी है क्या जो तेरी मदद भी नहीं करते? अरे भले ही तू एक किराएदार नौकरानी है, लेकिन हमने तो हमेशा से ही तुझे अपना परिवार का सदस्य समझा है। लेकिन तू तो एकदम गई गुजरी निकली। लेकिन अब बस, अब बहुत हुआ। वंदना बहू, पुलिस को फोन लगा। नहीं नहीं बड़ी मालकिन, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए और प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। नहीं पायल, तुमने बहुत सारा नुकसान किया है हमारा, और चोरी करना एक गुनाह है और उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। फिर अंत में पायल को पुलिस गिरफ्तार करके लेकर जाती है और वो अपने किए पर बहुत पछतावा महसूस करती है। ये कहानी है काव्या की। काव्या अपने ससुराल में पति जतिन, सास हेमा और ससुर किशोर के साथ रहती है। काव्या वैसे तो रूप रंग से बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन उसमें एक कमी होती है कि वो एक वक्त पर कोई एक काम ठीक से कर ही नहीं पाती। कैसे? आप खुद ही देखिए। एक सुबह, अरे ओ हुर की परी, कहाँ मटक मटक कर जा रही है? सुन, तेरे ससुर जी के कमरे में वो कांच का गुलदस्ता गलती से मेरे हाथ से टूट गया। तू जाकर वहां फर्श पर पड़े सारे कांच के टुकड़े समेट ले और वहां पर झाड़ू लगा दे। वो बगीचे में घूमने गए हैं, व्यायाम करके आते ही होंगे। ओके सासू माँ, मैं झाड़ू लगा दूंगी। फिर काव्या ससुर जी के कमरे में जाकर झाड़ू लगा ही रही होती है कि तभी उसे अपनी सहेली अंकिता का वीडियो कॉल आता है और वो उस फोन को उठा लेती है। हाय अंकिता, बोल, आज यूं सवेरे सवेरे कैसे याद आई मेरी? अरे काव्या, मैंने कल रात को ये नए ड्रेसेस लिए हैं, इन्हें देखना जरा और बता मुझे कौन सा मुझ पर ज्यादा अच्छा लगेगा। हेलो हेलो, अरे अंकिता, तेरी आवाज नहीं आ रही। लगता है ससुर जी के इस सड़े हुए कमरे में नेटवर्क ही नहीं है, मुझे बाहर जाना होगा। काव्या झाड़ू लगाने का काम आधा अधूरा छोड़कर अपनी सहेली से वीडियो कॉल पर बात करने बाहर चली जाती है। थैंक यू सो मच यार काव्या,
तूने मुझे एकदम सही तरह से बताया कि ये पिंक और ब्लू वाला ही सुंदर है। मैं इस ऑफ वाइट वाले को वापस लौटा दूंगी। चल अब मैं रखती हूँ फोन। बाय। हाँ अंकिता, बाय। बाद में बात करते हैं। काव्या वीडियो कॉल कट करती है और देखती है कि बाहर बारिश जैसा मौसम हो रहा है। अरे ये क्या, काले बादल, लगता है बारिश आने वाली है। चलो चलो, मैं जल्दी से इन कपड़ों को घर के अंदर ले जाती हूँ, वरना ये सारे यही भीग जाएंगे। काव्या फटाफट उन कपड़ों को निकालकर बास्केट में भरने लगती है। तभी उसे याद आता है, ओह नो, मेरा फेवरेट चैनल टून्स बाय जीजे, उस पर आज का नया वीडियो आ गया होगा। मुझे वो जाकर देखना ही है और मैं ही आज फर्स्ट कमेंट करूंगी। वीडियो देखने और पहले कमेंट करने की एक्साइटमेंट में काव्या कपड़े वहीं पर छोड़ देती है और अपने कमरे में जाकर मजे से फोन पर टून्स बाय जीजे का वीडियो देखने लगती है। अब ये देखना मजेदार होगा कि आखिर सास अपनी बहू को कैसे सबक सिखाती है। अरे तेरी तो ऐसी की तैसी, नालायक बेअक्कल लड़की, छोड़ इस फोन को। अब ये सास अपनी बहू को सबक सिखाएगी। क्या हो गया सासू माँ, आप यूं अचानक से हिटलर कैसे बन गए? चल तू पहले नीचे चल। हेमा काव्या का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए नीचे हॉल में ले जाती है और वहां पर काव्या देखती है कि उसके ससुर जी सोफे पर बैठकर दर्द से कराह रहे थे और उनके पैर में कांच घुसने की वजह से उन्हें काफी चोट लगी थी। और दूसरी तरफ नजर घुमाने पर वो देखती है कि बाहर के सारे कपड़े बारिश के कारण भीग चुके हैं। ये तुमने क्या कर दिया काव्या बहू, तुम्हारी लापरवाही का नतीजा देखो। मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी। अरे क्या माफ कर दो काव्या, ये तुम्हारा तो हर रोज का नाटक है। जतिन बिल्कुल सही कह रहा है। अरे 100 बार तुझसे कहा है कि एक वक्त पर एक ही काम किया कर, हर एक काम आधा अधूरा छोड़कर चली जाती है। अब देख तेरे इस कारनामे के कारण क्या हो गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सास ससुर के सामने भीगी बिल्ली बनकर काव्या ये तो कह देती है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अगले दिन वो जतिन का शर्ट प्रेस कर रही होती है। अरे नहीं, मुझे सासू माँ ने तो भोग प्रसाद बनाने को कहा था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं भूल गई और अब जाकर मुझे वो बनाना ही होगा। एक काम करती हूँ, जल्दी से भोग प्रसाद बनाकर आती हूँ। ये काम तो मैं बाद में कर लूंगी। अगर प्रसाद नहीं बनाया तो सासू माँ बिजली की तरह कड़कने लगेगी आज। काव्या गरम इस्त्री को जतिन के शर्ट पर वैसे ही छोड़कर रसोई में जाकर फटाफट से भोग के लड्डू बनाती है और इन सब में वहां ऊपर जतिन का शर्ट जल जाता है और हड़बड़ी में काम करने की वजह से काव्या से लड्डुओं में चीनी की जगह नमक मिल जाता है। तुम कब सुधरोगी काव्या? मेरी आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज क्लाइंट्स आने वाले हैं और ये मेरा लकी शर्ट था, लेकिन तुमने इसका भी सत्यानाश कर दिया। अरे निकम्मी बेल बुद्धि लड़की, तुझे एक बार में अपना सिर एक जगह लगाने नहीं आता क्या? एक बार में 10 जगह अपना दिमाग लगाती है। लड्डुओं में नमक डालकर इन्हें नमकीन बना दिया है इसने, बेवकूफ कही की। सॉरी सासू माँ, सॉरी जतिन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। शट अप काव्या, मुझसे तो तुम बात ही मत करो। जतिन काव्या से रूठ जाता है और वही हेमा भी काव्या से बात नहीं करती। एक दिन जतिन काव्या को पैसे देता है। काव्या, मैं ऑफिस जा रहा हूं, तो ये पैसे याद से अलमारी में रख देना, भूल मत जाना। ओके जतिन,
मैं रख दूंगी। बाय। अरे बाय तो बोलो। जतिन अब तक काव्या से नाराज होता है। काव्या उन पैसों को अलमारी में रखने जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर घड़ी पर चली जाती है और उसे कुछ याद आता है। अरे नहीं, मुझे तो मेरी सहेली के बर्थडे पार्टी में जाना था। अगर मैं अभी नहीं निकली तो बहुत लेट हो जाएगा। चलो बाबा, जल्दी से तैयार होती हूँ। और इस चक्कर में काव्या उन पैसों को बाहर ही रखकर छोड़ देती है और वो बाहर चली जाती है। लेकिन शाम को जब वो घर पर आती है तभी घर के सभी लोग उसकी तरफ आग बबूला होकर देखने लगते हैं। क्या हुआ? आप सब मुझे इस तरह आंखें लाल करके क्यों देख रहे हैं? मैंने किसका मर्डर नहीं किया है। अब मैंने कौन सा कांड कर दिया? बहू, तेरे 10 जगह सिर लगाने की बुरी आदत के कारण आज हमें हजारों का नुकसान हुआ है। सुबह मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए थे काव्या, लेकिन तुम उन्हें अलमारी में रखने की जगह अलमारी के बाहर ही छोड़ गई और खिड़की खुली होने की वजह से चोर आकर उन पैसों को लेकर गया। और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो काव्या। बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो जतिन। मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ूंगी। अरे चुप कर तू हमेशा यही बोलती है, लेकिन तुझ जैसी पागल और 10 सिर वाली लड़की पर किसी को भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तू भरोसे के लायक ही नहीं है। सॉरी सासू माँ, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तभी जतिन वहां पर वो पैसे लेकर आता है। ये क्या? ये पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? ये पैसे पहले से ही मेरे पास थे। जब मैं ऑफिस से आया तब ये पैसे अलमारी के बाहर ही थे। वो तो अच्छा हुआ कि किसी ने चोरी नहीं की। लेकिन तुम ही बताओ काव्या, तुम्हारा यूं लापरवाह जैसे बर्ताव करना ये तुम्हें शोभा देता है क्या? मैंने ये नाटक जानबूझकर किया था ताकि तुम्हारी घुटनों में दबी हुई अक्ल ठिकाने पर आए। सॉरी जतिन, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि एक वक्त पर 10 काम करने से कोई भी काम सही से नहीं होता और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मैं आप लोगों को वचन देती हूँ कि आइंदा से मैं किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उस दिन काव्या की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन काव्या वक्त के साथ साथ धीरे धीरे अपने सारे कामों को ठीक से पूरा करने लगती है और एक वक्त पर 10 काम पर दिमाग लगाने की जगह वो एक ही काम पर फोकस करती है। काव्या में आए इस सुधार को देखकर सभी उसे माफ करके फिर से प्यार से बात करने लगते हैं।